हेलो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, गिवन है फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट, ये मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है इस तरीके से कि x इंटू दिस इक्वल टू दिस, ये गिवन है। तो ऐसा करें, इस मैट्रिक्स को लेट कर ले कि ये मैट्रिक्स है A और ये मैट्रिक्स है B। तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा XA इक्वल्स टू B। हमें मैट्रिक्स X फाइंड करना है। देखो, जब मैट्रिक्स इधर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो ऐसे तो कुछ हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। क्या करेंगे? तो ऐसा करेंगे कि इस मैट्रिक्स को देखिए, इस हमें X फाइंड करना है। X फाइंड करना है तो X तो ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा में मैट्रिक्स A एक एक्स्ट्रा है। तो इस मैट्रिक्स को किसी तरीके से यूनिट मैट्रिक्स बना दें। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो X A इंटू A इनवर्स आएगा, यहाँ B इंटू A इनवर्स। तो A इंटू A इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये आ जाएगा X इंटू आई इक्वल्स टू B इंटू A इनवर्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये X ही रहेगा, तो B इंटू A इनवर्स। तो मैट्रिक्स B है 4 1 2 3। अब हम क्या करें? A इनवर्स फाइंड कर ले। A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं बताइए? A इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं? हर एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से इंटरचेंज करते हैं और फिर रो को कॉलम में उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स का। इसका इन्वर्स फाइंड करना था तो इसका एडजॉइंट निकालेंगे ना। तो एडजॉइंट कैसे? 3 का इससे ढक दें, -1 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, 3 और यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? -3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -5। तो इसको डिवाइड करना है 5 से, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/5। वही बात हुआ ना। तो ये हो गया क्या चीज़ का वैल्यू? A इनवर्स का वैल्यू। तो A इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो X का वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। तो इक्वेशन 1 को लिखो यहाँ पे, X इक्वल्स टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो X ही रहेगा। B के जगह पे, सॉरी ये नहीं था, B के जगह पे वैल्यू 4213, ये -1/5 आगे लिख लिए, और A इनवर्स की जगह पे ये -1 -2 -1 और 3। एक चीज़ यहाँ गलती हो गई, इसका ट्रांसपोज होता है ना, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/5 -1 -2 और 3, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें रखें तो X इक्वल्स टू B के जगह पे 4 1 2 3, ये -1/5 को आगे लिख देते हैं और इधर -1 -2 -1 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। तो -4 -1, इसको फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से
तो -8 + 3, सेकेंड को 1 से -2 -3, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो -4 + 9, अगर 5 से मल्टीप्लाई भी अंदर कर दें तो ये हो जाएगा -5 × 1/5, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1, -8 + 3, -5 माइनस माइनस प्लस यानी +1, -5 तो उस -5 से कैंसिल तो +1, यहाँ +5 यानी -1। तो ये जो हुआ डिटर्मिनेंट x जो फाइंड करना था वो हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे हम कैलकुलेशन में मिस कर रहे थे, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस बेसिक कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। कभी भी ऐसा दिखे तो यही सोचो कि जिस मैट्रिक्स को निकालना है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है ना, उसको उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो, क्योंकि मैट्रिक्स में डिवाइड तो ऐसे आप नहीं सीखे हैं ना, इसीलिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मैट्रिक्स ए सैटिस्फाइंग द इक्वेशन satisfying the equation एक मैट्रिक्स है, यहां पे ए लिखे, इसका मतलब ये भी एक मैट्रिक्स है। और यहां पे एक और मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट है एक यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोला? फाइंड द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए फाइंड करना है इस तरीके से कि इन तीनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो हम सीधा बोले कि मैट्रिक्स ए फाइंड करना है तो इसके साथ जो जो है उसको हटाना है, यही है ना, इसके साथ जो जो है उसको हटाना है। कैसे हटाएंगे? तो उसके लिए हम आपको तरीका बताए कि उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे, उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। करके दिखाते हैं। इसको ले लो, एज्यूम कर लो B और इसको एज्यूम कर लो C, तो हमारे पास आ जाएगा BAC = I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो B और C को हटाना था क्योंकि A फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई B इनवर्स इंटू C इनवर्स। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B इनवर्स इंटू B, A को एज इट इज, और C इनवर्स से भी मल्टीप्लाई करना है तो C इंटू C इनवर्स, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा B इनवर्स इंटू C इनवर्स। तो B इनवर्स इंटू B आइडेंटिटी मैट्रिक्स, C इनवर्स इंटू C आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इससे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही रहेगा। तो ए कितना आया, B इनवर्स इंटू C इनवर्स। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें। हमें यही तो फाइंड करना था, फाइंड ए, तो ए कैसे निकालेंगे, B इनवर्स इंटू C इनवर्स। तो B इनवर्स फाइंड करें और C इनवर्स फाइंड करें। मैट्रिक्स B हमारे पास गिवन है 2 1 3 2, तो B इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 - 3 1, डिटर्मिनेंट हुआ 1,
अब एडजॉइंट निकालते हैं तो 2 का एडजॉइंट, इसको हटा दें तो 2 बचेगा, इसका -3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बी इनवर्स आ जाएगा 2 -3 -1 और 2। फिर ए इनवर्स सी इनवर्स फाइंड करते हैं। ये था सी मैट्रिक्स गिवन है -3 2 5 एंड 3। तो सी इनवर्स कैसे निकालेंगे? सी इनवर्स देखिए, इसका भी एडजॉइंट, तो एडजॉइंट हो जाएगा इसका 3 -5 -3 -2 और इसका ट्रांसपोज। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ सी तो -9 + 10 यानी कि 1, तो उससे कोई सेंस नहीं बनता है, तो ये हो जाएगा 3 -5 -2 और -3। तो इक्वेशन 1 में रखे तो ए इक्वल टू क्या आया? बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, बी इनवर्स इंटू सी इनवर्स, और बी इनवर्स का वैल्यू ये है 2 -3 -1 एंड 2, और सी इनवर्स का वैल्यू ये है गिवन 3 -2 -5 एंड -3। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर ले, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा इनका रिजल्टेंट। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये स्टेप हम लोग लिखेंगे ना तो B पहले ये चेक कर लेंगे कि B का डिटर्मिनेंट और C का डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर 0 होगा तो B इनवर्स और C इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे B और C का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसीलिए हम आगे प्रोसीड किए। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे। क्रैमर्स रूल बोर्ड वाले बुक्स में नहीं गिवन है, इसीलिए ये कोर्स जो है ये स्पेशली बोर्ड के लिए डिजाइन है, तो इसलिए मैं इसमें क्रैमर्स रूल नहीं पढ़ाऊंगा। क्रैमर्स रूल जेई वाले जो सिलेबस जब अपलोड करूंगा ना जिसका तो उसमें होगा, जेई वाले सिलेबस में, इसमें नहीं है। तो क्रैमर्स रूल ऐसे पूछेगा नहीं, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक टर्म होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है। जब इक्वेशन को सॉल्व करें और उसका सॉल्यूशन आ जाए तब उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोले? जब इक्वेशन को सॉल्व करें और उसका सॉल्यूशन आ जाए, मीन्स व्हेन सॉल्यूशन एग्जिस्ट आइदर यूनिक और इनफाइनाइट। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, या तो एक सॉल्यूशन हो
यूनिक मतलब एक सिंगल, तो एक सॉल्यूशन हो तो भी कंसिस्टेंट है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तब भी कंसिस्टेंट है। हम बताएंगे कि एक सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे तब हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करे तब हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है तो यहीं से पता चलेगा। अभी हम आपको बताते हैं कि कंसिस्टेंट कैसे होता है, इनकंसिस्टेंट क्या है। अगर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वस टू 2, एग्जाम्पल में x प्लस वाई इक्वस टू 2 और 2x माइनस वाई इक्वस टू 1, ठीक है, ये दो इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व अगर हम करें तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, 3x इक्वस टू 3 तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो यूनिक सॉल्यूशन आया। क्या आया, यूनिक सॉल्यूशन, बस एक x का एक वैल्यू और y का भी एक वैल्यू, तो इसे बोलेंगे क्या है, कंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, अगर ऐसा एग्जाम्पल है, एक दूसरा एग्जाम्पल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और हम निकालते हैं और बोले 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, तो इसमें ये भी कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बोलोगे कैसे, तो आप ये देख लो, आपको कैसे पता चला सर, एक इक्वेशन ये है उसी में किसी से मल्टीप्लाई करके ये बना दिए तो क्यों नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। x के जगह पे 1/2 रखो तो 1/2 प्लस 1/, ऐसा करते ना, x के जगह पे 1, y के जगह पे 1, तो 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 1 2, तो एक वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा देखिएगा, x के जगह पे 1/2 रखे और y के जगह पे 3/2 रखे, तो 1/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2। यहां पे x की जगह पे 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस यहां 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 4, दो सॉल्यूशन तो यही आ गया। ऐसा सब बहुत और भी, आप कुछ भी रखो ना, जो दो नंबर जिसका सम 2 आ जाए उसको यहाँ पे रखते जाओ, आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। x के जगह पे -1 रखे और y के जगह पे 3 रखे, दोनों में रखिए दोनों को, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो इससे बोलेंगे क्या, कंसिस्टेंट। अगर ऐसा रहे x प्लस वाई 5 है और बोले 2x प्लस 2y 6 है, सॉल्व कीजिए। पॉसिबल ही नहीं है कि x का कोई भी वैल्यू जो इसको और इसको सेटिस्फाई करे। x प्लस वाई जब 5 है तो 2x प्लस 2y 10 कहते तो कुछ होता या कुछ और रहता, लेकिन 2x प्लस 2y तो कभी भी ये 6 नहीं होगा, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। कितना भी आप सॉल्व करके एक बार ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाएगा।
जैसे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगा, तो 2x प्लस 2y 10 हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है 2x प्लस 2y 6, फिर यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y 10। पॉसिबल है क्या कि सेम नंबर को जोड़े तो एक बार 6 है एक बार 10? नहीं पॉसिबल है ना, तो इसलिए ऐसे हमने लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका थोड़ा ज्योमेट्रिकल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वगैरह जो है ना, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अगर कोई a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, या z मत लिखो, ऐसे ही बस रहने दो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन दिया हुआ है। अगर ये दोनों दिया हुआ है देन इफ, अगर ऐसा हुआ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला केस तो ये पॉसिबल है कि a1 अपॉन a2 जो है ना ये b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है? कंसिस्टेंट है एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। अब मतलब समझिएगा, एक्चुअली अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है क्लास 11th में जो पढ़े थे, तो एक लाइन का इक्वेशन ये है, दूसरे लाइन का इक्वेशन ये है, और ये लाइन का स्लोप है। लाइन का स्लोप इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे तो कटेगा ही, और एक पॉइंट पे कट करेगा। दो लाइन हमेशा कितने जगह पे कट करेगा? स्ट्रेट लाइन दो हमेशा एक पॉइंट पे। तो यूनिक सॉल्यूशन जितने जगह पे कट, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है। मतलब सॉल्यूशन आया मींस कंसिस्टेंट है। अगर ऐसा है इफ a1 अपॉन a2 ये इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कंडीशन भी आप लोग पढ़े होंगे। ये क्या होता है? चलिए जल्दी से बताइए, ये क्या होता है? क्या सॉल्यूशन होगा? जब ये कंडीशन होता है तो दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन होता है। ये a1 ये दोनों, ये स्लोप बता रहा है, स्लोप इक्वल है लेकिन कांस्टेंट इक्वल नहीं है, यानी कि लाइन पैरेलल है। तो क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कट ही नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन कहां से होगा? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर ऐसा हुआ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इसका मतलब है कि एक लाइन ये है और दूसरा लाइन इसी पे है, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गया है, दोनों एक दूसरे पे। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट या इसको बोलें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली हम मतलब ये हुआ। आई थिंक आपके बुक में तो ये चीज़ नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, मतलब बहुत सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वस टू 0 या इक्वस टू d1 ऐसे लिख लो, इक्वस टू d1। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वस टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वस टू d3। अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसमें हम लेट करते हैं कि a जो है x का कोफिशिएंट तीनों में a1, a2, a3, y का कोफिशिएंट तीनों में b1, b2, b3, c1, c2, c3, z का कोफिशिएंट, इसे हम a एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, और b जो है वो x, y, z, ठीक, या ऐसा करो ना, इसको ले लो x, कोई x, एंड मैट्रिक्स b जो है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वो d1, d2, d3, ठीक है। क्या बोले कि अगर ऐसा 3 इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें a लिए x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट को एक मैट्रिक्स बना दिए। x एक मैट्रिक्स है x y z, जो इसका वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल है, उन तीनों वेरिएबल को, और b एक मैट्रिक्स लिए जिसमें तीनों कांस्टेंट टर्म को लिख दिए। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ax इक्वस टू बी। क्या ax इक्वस टू बी, a की जगह पे a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, x के जगह पे x, y, z, और b के जगह पे d1, d2, d3। अगर इस मैट्रिक्स को हम फिर से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस मैट्रिक्स को फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, फिर से ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें केस 1 देखते हैं। केस 1, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, जब a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। 1 मिनट, ठीक है। ये इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि a क्या है, x क्या है, b क्या है। इसको कॉपी करके फिर देखें। तो केस 1, व्हेन डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, कि a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब है देन a इनवर्स एग्जिस्ट। तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो देखो ax इक्वल टू b दिया है, ax इक्वल टू b गिवन है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 इक्वेशन दिया है तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। यानी कि इस साइड में हमारा एक्स वाई जेड मैट्रिक्स बच जाए तो इधर वाला जो मैट्रिक्स होगा एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो ए मैट्रिक्स हमें खत्म करना है। क्यों करते हैं ये बात समझिएगा। इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, एक्स बचेगा जो एक्स एक्स वाई जेड है और इसी का तो वैल्यू निकालना है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड,
बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स पहले चेक कर लिए कि एग्जिस्ट किया तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी एक्स क्या आएगा ए इनवर्स इंटू बी। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें। आप लोग को जैसे भी मिले ना तो आप लोग हमेशा यही प्रोसेस पूरा यूज करें। ये नहीं कि डायरेक्ट रिजल्ट लिखे, हमेशा ए लिखे, एक्स लिखे, बी लिखे, ए एक्स इक्वल टू ए स्टेप लिखे और ऐसे ही करते जाए। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी आया। तो ये x क्या है? x क्या है? एक मैट्रिक्स है। x क्या है? एक मैट्रिक्स है। ये भी एक मैट्रिक्स है। तो इधर एक जो मैट्रिक्स आएगा इसमें x y z का वैल्यू होगा और इधर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे और उससे हमें x y z का वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आया क्या? ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो और ये x क्या है? एक्स वाई जेड वेरिएबल जो फाइंड करना है। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू इधर, तो इधर वाले इधर भी होगा एक्स वाई जेड का ही वैल्यू होगा। तो इधर x के वैल्यू, y के वैल्यू और z के वैल्यू को कंपेयर करके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।